एवरीवन वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज से 2021 का पार्ट सी का क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? ऑन ए गिवन फॉल्ट प्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट स्लिप वेक्टर इज डेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेशन वेक्टर। ठीक है, तो जो नेट स्लिप वेक्टर होता है वो ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, टू द सेपरेशन वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है। दोनों दोनों में से अगर कोई एक भी क्लिक करके आया था तो भी सही हुआ था। तो ए एंड डी इसका आंसर है। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि नेट स्लिप और नेट सेपरेशन होता है क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि सिंपल जो हमारा स्ट्राइक स्लिप एंड डीप स्लिप जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नेट स्लिप के ऊपर। पर जो स्ट्राइक सेपरेशन एंड डीप सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है नेट स्लिप के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बेड के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये वाला डायग्राम आप देखिए थोड़ा। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये डीप स्लीप फॉल्ट है। डीप के अलोंग जो मतलब फॉल्ट का स्लीप हो रहा है, तो ये डीप स्लीप फॉल्ट हो गया। अगर ये मार्कर बेड को हम ओमिट करेंगे तो ये डीप स्लीप मतलब डीप स्लीप फॉल्ट मतलब अगर कोई मार्कर बेड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे मार्कर बेड है, लेट सपोज ये वाला इतना पोर्शन इरोजन हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन जो इरोजन हो गया, देन ये मार्कर बेड हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, हम एक प्लेन व्यू में दिख रहे हैं। ये एक मार्कर बेड है, ये एक मार्कर बेड है। ठीक है, ये यहाँ पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये वाला देख के हमें ये लग रहा है कि ये जो मतलब स्लीप हो रहा है ये एक स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट होगा। पर एक्चुअल में ये क्या है? एक डीप स्लीप फॉल्ट है। जो सेपरेशन हुआ है जो मार्कर बेड का, वो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन उसे बोला जाएगा उसका सेपरेशन। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा इसका स्लीप। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि फील्ड में जब हम देखेंगे मार्कर वेट के अकॉर्डिंग हम नहीं बोल सकते कि ये डीप स्लीप फॉल्ट है या स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट है। हमें और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करना होगा। ठीक है, बेसिकली यही मतलब सिंपल मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन द स्लीप एंड सेपरेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मतलब एक ऑब्लिक स्लीप फॉल्ट का दिया है। जब उसका इरोजन हो जाएगा, मतलब ये दोनों बीच ये दोनों मार्कर बेड के बीच में हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई स्लिप नहीं हुआ है, पर एक्चुअल में जब 3D में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट है। ठीक है, तो इसलिए वो जो नेट स्लिप वेक्टर होता है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है विद द सेपरेशन वेक्टर। ठीक है, देन क्या है? मेज द टर्म डिस्क्राइबिंग द स्ट्रेस। मतलब कॉलम 1 में स्ट्रेस टाइप दिया है, बाइक्सियल स्ट्रेस, ट्राइक्सियल, कुछ भी। और कॉलम बी में उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या है, मतलब जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सिंपल यूनिएक्सल टेंशन और यूनिएक्सल कंप्रेशन, बायएक्सल टेंशन, बायएक्सल कंप्रेशन, ट्राइएक्सल टेंशन, बायएक्सल कंपेंसेशन। ठीक है, कंप्रेशन, ये कुछ मतलब दिया गया है, कुछ डायग्राम दिया गया है। तो बेसिकली आपको बायएक्सल स्ट्रेस का मतलब ये पता होना चाहिए कि दो डायरेक्शन से हमें दो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डायरेक्शन, दो सिग्निफिकेंट डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। ट्राइएक्सल में तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, पॉलीएक्सल में भी तीनों डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब तीनों प्रिंसिपल जो फोर्सेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, वो नॉन जीरो होगा। और प्योर शेयर में क्या होता है कि एक साइड अगर प्योर शेयर यहाँ पे, हाँ ये जैसे देखो, प्योर शेयर में क्या होता है कि अगर एक साइड का कंप्रेशन हो रहा है तो दूसरे साइड में एक्सपेंशन होगा, और एक साइड में एक्सपेंशन होगा तो उसकी रेस्पेक्ट में दूसरे साइड में कंप्रेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ लो कि जब हम रोटी बेलते हैं, ठीक है, रोटी बेलने वाला जो प्रोसेस है, एक साइड हम कंप्रेस करते हैं तो वो लैटरली एक्सटेंड करता रहता है, तो वही प्योर शेयर का एग्जांपल है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या है? ये बी वाला है। बाई एक्सेल किसके अंदर आएगा? सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा 2 सिग्मा 3 इक्वल टू जीरो। मतलब दो जीरो हो गया, एक नॉन जीरो। बाई एक्सेल में ये आ गया। ठीक है,
सॉरी ये यूनिएक्सल में आएगा, सॉरी ये यूनिएक्सल में आएगा क्योंकि एक नॉन जीरो है, ठीक है। देन बाई एक्सिल में क्या आएगा, दो नॉन जीरो होगा, बी आएगा टू टू आई, मतलब यहाँ पे दो जो प्रिंसिपल फोर्सेस है वो नॉन जीरो है एंड एक जीरो है, ठीक है। ट्राई एक्सियल में क्या फॉर्मूला आता है कि तीनों ही नॉन जीरो है एंड सिग्मा टू सिग्मा थ्री इक्वल है, ठीक है। सिग्मा टू और सिग्मा थ्री का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा एंड सिग्मा वन का वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। पॉली एक्सेल में को क्या होगा, तीनों नॉन जीरो, तीनों का वैल्यू अनइक्वल होगा, ठीक है। ये पॉली एक्सेल का एग्जांपल है, ठीक है। देन प्योर शियर स्ट्रेस का एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, एक साइड कंप्रेशन होगा तो दूसरे साइड उसके रिस्पेक्ट में जितने कंप्रेशन होगा उतना ही एक्सटेंशन होता रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मटेरियल और द इलास्टिसिटी और द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। देन क्या दिया है, ग्लाइड प्लेन इन क्रिस्टल सिमेट्री ऑपरेशन डिफाइंड। ग्लाइड प्लेन क्या होता है, ग्लाइड प्लेन बेसिकली डिफाइन करता है ट्रांसलेशन इन रिफ्लेक्शन को, ठीक है। सो इसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं कि ये एम प्लेन जो है ये ग्लाइड प्लेन हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला फेस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये वाला फेस यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है, देन रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन इसके बदौलत यहाँ पे हमें ये फेस देखने को मिलता है। मतलब ये फेस का यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, इसको लेके यहाँ पे रख दो और इसको रिफ्लेक्ट कर दो, जो फेस आएगा ये हो जाएगा, मतलब वो वाला फेस जो जो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी ग्लाइड प्लेन हो गया, उस इसी टाइप का जो इमेज हमें देखने को मिलता है ये ग्लाइड प्लेन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्लाइड प्लेन को आपको याद रखना है कि ग्लाइड प्लेन इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। देन क्या दे है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइबल विद देयर मोड ऑफ लिविंग। ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि पैलेंटोलॉजी में कि जो लीमा होता है वो स्विमर होता है, जैसे कि ये ए वाला थ्री हो गया, ठीक है। देन लुचिना का क्या मतलब, किसका एग्जाम्पल है, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। देन क्या दे, माइक्रोफोसिल और एफिनिटी, मतलब एफिनिटी का मतलब समानता, ठीक है। कौन से माइक्रोफोसिल में क्या क्या समानता दिखने को मिलता है, लाइक जो हमारा ऑस्ट्राकोड होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, क्रुस्टेशियंस देखने को मिलता है। देन कैल्केरियस नैनो प्लैंकटन में जो मेराइन एल्जी का वो मेराइन एल्जी के साथ एसोसिएट होकर रहता है, कैल्केरियस नैनो प्लैंकटन, ठीक है। पेट्रोपोड जो है गैस्ट्रोपोड के साथ सिमिलरिटीज है। फोरामिनिफेरा जो है प्रोटिस्टा, ये एक टाइप ऑफ प्रोटिस्टा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट डज द डबल मोड ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि डबल मोड ड्राफ्ट होता है क्या है। मोड ड्राफ्ट क्या होता है, सिंपली मोड का जो डिपोजिशन एक होता है कि एक मोड डिपोजिशन होता है एक सिमिलर करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है, लाइक जैसे कि देख सकते हो कि ये करंट डायरेक्शन इधर है, ठीक है। यहाँ पे ड्यून का माइग्रेशन हो रहा है, या यहाँ पे मोड ड्राफ्ट, पहला मोड ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। मोड मोड कहाँ पे देखने को मिलता है, डीप वाटर में। जब हम डीप वाटर में जाते हैं, एनर्जी कंडीशन लो होता है, वहां पे हमें मोड डिपॉजिट देखने को मिलता है। तो एक एक टाइप का जो ये जो मोड ड्राफ्ट आपको एक डोमिनेंट करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहीं पे अगर करंट डायरेक्शन चेंज हो गया तो एक दूसरा मोड ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, उन दोनों को बीच में जो सेपरेट करेगा उसे बोला जाएगा रिएक्टिवेशन सरफेस। एंड अगर दो टाइप का मोड ड्राफ्ट हमें देखने को मिल रहा है एक स्ट्रक्चर में तो उसे बोला जाएगा डबल मोड ड्राफ्ट, ठीक है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे दो डोमिनेंट करंट डायरेक्शन रहे होंगे पहले से, और दूसरा क्या है, मोड ड्राफ्ट मिल रहा है, मतलब ये डीप सी एनवायरमेंट में डिपॉजिट हुआ होगा, क्योंकि जो मेराइन में डीप सी एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ पे जो एनर्जी कंडीशन सबसे लो होता है और मोर डिपॉजिट वहीं पे हमें डोमिनेंटली देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक जैसे कि ये हो गया इंटरटाइडल जोन, ये हो गया सब टाइडल जोन। तो आपको मोर ड्राफ्ट कहाँ देखने को मिले, इंटरटाइडल जोन जो हो गया वो सालो वाटर है, सालो वाटर में एनर्जी कंडीशन हाई रहता है, तो वहाँ पे मोड का जो प्रिजर्वेशन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सब टाइडल जोन में क्या देखने को मिलता है,
डबल मोड्राफ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डीप वाटर मिलता है और डीप वाटर में एनर्जी कंडीशन लो होता है, इसलिए यहाँ पे हमें मोर डिपॉजिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपली इसका जो डबल मोड्राफ हमें सबटाइडल एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। देन क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए जियोमेराबिटर, प्लाजियोक्लेस इक्वल टू क्या दिया है, ग्लॉसुलर क्यानेट क्वार्ट्ज। Assuming the kyanate and quartz is pure phases, X is a activity in ideal condition, the appropriate expression of equilibrium constant K is for this reaction is dash। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ये वाला है, थोड़ा आप याद रख लिए। ये जो स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है देन वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब ये कैपिटल सी टू द पावर स्मॉल सी, मतलब सी का जो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, डी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वार्ट्ज एंड क्यानेट हो गया वो प्योर फेजेस है। ठीक है, प्योर फेजेस का जो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। प्योर फेजेस का मतलब इसका और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर 1 होगा इसका कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंपली क्या आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या है, ग्रोसुलर मतलब गार्नेट है, गार्नेट और नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, तो गार्नेट टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय प्लाजियोक्लेस का नंबर ऑफ मोल कितना है, 3, मतलब टू द पावर 3। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट टू द पावर नंबर ऑफ मोल, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर नंबर ऑफ मोल। रिएक्टेंट में प्लाजियोक्लेस है एंड प्लाजियोक्लेस नंबर ऑफ मोल कितना है, 3 है। देन क्या है, द करेक्ट मिनरल सीक्वेंसेस दैट डिस्क्राइब द प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म इन ए काल्क सिलिकेट रॉक इज ये वाला। ठीक है, काल्क सिलिकेट रॉक में जो मिनरल कंपोजिशन है, थोड़ा आप गूगल करके देख लीजिए कि फ्लोगोफाइट का क्या कंपोजिशन है, ट्रिमोलाइट का क्या है, डाइप्सोड क्या है, स्कापोलाइट क्या है, फॉस्फेट क्या है। एंड आपको ये याद रखना है कि जो फॉस्फेट होता है वो काल्क सिलिकेट रॉक में सबसे हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में देखने को मिलता है। हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है उसमें फॉस्फेट एक डोमिनेंट मिनरल देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर प्रेशर को क्या करता है, रेजिस्ट कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये स्टेबल रह सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहला हो गया फ्लोगोफाइट, देन थोड़ा और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रिमोलाइट मिलेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो डाइऑक्साइड मिलेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो स्कापोलाइट, देन फॉस्फेट। ठीक है, देन क्या है, गिवन बिलो इन एन आइसोबारिक बाइनरी टेम्परेचर composition diagram in XY system, E is eutectic point and D is end point of crystallization। ठीक है, if A is the initial magma composition, what is the proportion of the mineral X that crystallizes as magma cools from 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। मैग्मा कूल डाउन हो रहा है 1300 से 1100, मतलब ये यूटेक्टिक के नीचे हो रहा है। ठीक है, यूटेक्टिक के नीचे अगर हो रहा है तो यही वाला कंपोजिशन प्रोपोर्शन हम लेंगे। तो अगर x का प्रोपोर्शन हमें निकालना है तो y वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल पोर्शन। y वाला कितना है 58, टोटल कितना है 100 इंटू 100, तो सिंपली क्या हो जाएगा 58%। ठीक है, x का प्रोपोर्शन हो गया 58%, y का प्रोपोर्शन हो गया 42%। ठीक है, ये क्यों उल्टा लिया जाता है, लीवर रूल में आप पढ़ा होगा और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप समझने को कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब और मतलब ये जो पॉइंट यूटेक्टिक जो पॉइंट है वो y से दूर है, एक से पास है। ठीक है, जब हम बाइवेरिएंट प्लॉट ट्राइवेरिएंट प्लॉट में आप पढ़ते हैं, जैसे कि जो मतलब जो एंड मेंबर्स हम जितना दूर जाता है कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होता है। ठीक है, तो y से ये पॉइंट दूर है, मतलब y का जो प्रोपोर्शन है वो कम है और x का प्रोपोर्शन ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो हम क्या लेते हैं कि x का प्रोपोर्शन निकालना है तो y वाला प्रोपोर्शन को डिनोमिनेटर में लेते हैं और टोटल तो हो गया नीचे 100 इंटू 100 इक्वल टू 58%। ठीक है,
देन क्या दे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग मिनरल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिस्टल सिस्टम। ये आप ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ते आ रहे हैं कि स्पिनल का जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, बायोटाइट का मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ऑगाइट का मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑगाइट किस में आता है, पायरोक्सिन में आता है, ठीक है। देन ओलिविन का ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल सिस्टम, ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन को आप मतलब अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर मतलब कहने का मतलब जो मिनरल ग्रुप्स वगैरह है उनमें क्या क्या मिनरल का जो क्रिस्टल, सिंपली कौन से मिनरल ग्रुप का क्या क्रिस्टल सिस्टम है, आपको थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि उसके अंदर भी वेरी करता है कि लाइक कुछ एक्सेप्शन रहता है, वो थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। Then there for a mantle nodule composed of garnet and olivine and another nodule comprising of OPX, CPX and spinel. Which of the following statement is not true? Not true बोला गया, ठीक है। तो पहला क्या क्या ट्रू है देख लेते हैं। बोथ दिस टाइप कैन ऑकर इन किम्बरलाइट, ये सही है। किम्बरलाइट जो होता है वो मेंटल से ही जनरेट होता है, तो मेंटल में जनरेट होके आ गया तो ये सारे जो मिनरल्स है वहां पे हो सकते हैं, किम्बरलाइट में मिलते हैं, ठीक है। बी में क्या दे, नोड्यूल्स कंटेनिंग garnet एंड olivine रिप्रेजेंट डीपर mantle देन वन composed ऑफ CPX एंड OPX एंड स्पिनल। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो फेज ट्रांजिशन में जैसे कि आपने देखा है कि जब हम ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें गार्नेट देखने को मिलता है, और कम डेप्थ में स्पिनल देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे जो रिकंस्ट्रक्शन होता जाता है, अल्फा स्पिनल से बीटा स्पिनल, ओलिविन से रिंगोडाइट, रिंगोडाइट ओलिविन से वार्सेलाइट, वार्सेलाइट से रिंगोडाइट, रिंगोडाइट से पेरोव्स्काइट, ये जैसे हमें देखने को मिलता है। तो जो डीपर मंटल में हमें देखने को मिलता है क्या, गार्नेट देखने को मिलता है, ओलिविन देखने को मिलता है, और सैलर मंटल में ओपिक सिपिक स्पिनल देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ओपिक सिपिक स्पिनल ये जो होता है वो क्या करते हैं कि कम प्रेशर टेम्परेचर में भी कम टेम्परेचर प्रेशर में ही स्टेबल रहते हैं। अगर उसका प्रेशर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, जो स्पिनल जो है वो गार्नेट गार्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गार्नेट जो तो वो क्या होता है कि वो हाई प्रेशर टेम्परेचर को हाई प्रेशर टेम्परेचर में स्टेबल रह सकता है, ठीक है। देन सी में क्या है, द टू नोड्यूल्स रिप्रेजेंट्स मेंटल ऑफ डिफरेंट बॉल कंपोजिशन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन आप देख रहे हो, ये हो सकता है कि डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर जो ओवरऑल मेंटल कंपोजिशन वो मोर और लेस सेम है, ठीक है। वो कभी वेरी नहीं करता है कि हाई प्रेशर टेम्परेचर में हमें एक कंपोजिशन मिल रहा है, लो प्रेशर टेम्परेचर में एक दूसरा कंपोजिशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि उस मिनरल का रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो क्रिस्टल सिस्टम फोर फेज होता है वो सिक्स फेज को कन्वर्ट होता है, पर उसमें क्या है कि जो ओवरऑल कंपोजिशन वो एवरेज कंपोजिशन वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। देन क्या है, दे हैव बीन ब्रॉट अप टू द सरफेस इन ए रैपिड असेंडिंग मैग्मा, ये हम मतलब किम्बरलाइट के साथ एसोसिएट करके देख सकते हैं कि जो किम्बरलाइट में हमें ये सब मिनरोलॉजी मिलते हैं, और किम्बरलाइट का जो जनरेशन जो प्रोसेस है वो कैसे जनरेट होता है, वो रेपिडली ऊपर मतलब असेंडिंग होता है, रेपिडली असेंडिंग मैग्मा के साथ एसोसिएट होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन वो सही हो गया, ठीक है। देन क्या है, what would be the average drawdown in an area where 25 million meter cube of water has been pumped through a number of uniform distributed wells? The area is 100 kilometer square and the respective specific yield of the unconfirmed aquifer is 25%, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि जो ड्रॉ डाउन का फॉर्मूला है, ड्रॉ डाउन एम इक्वल टू, सॉरी, ड्रॉ डाउन एम इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड, वॉल्यूम ऑफ पम्प्ड वाटर डिवाइडेड बाय क्या होगा,
स्पेसिफिक यील्ड इनटू एरिया, स्पेसिफिक यील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 25 मिलियन मीटर क्यूब, 25 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। स्पेसिफिक यील्ड हो गया कितना 25%, मतलब 0.25 इंटू एरिया कितना हो गया 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 100 इंटू उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, तो एंड रिजल्ट में हमें मीटर मिलेगा। ये सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, ये कितना होगा 3 2 5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया कितना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर। ये थोड़ा आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। Then कहते हैं which one of the following is useful for estimating the thermal maturity of the hydrocarbon source। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि जो थर्मल मेच्योरिटी हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, कलर ऑफ स्पोर को देखते हैं, ठीक है। जो वी पोलन और स्पोर प्रिजर्व होकर रहता है उस सोर्स रॉक में, वहाँ उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है कि उस कलर के बेसिस में हम थर्मल मेच्योरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इमेच्योर अगर कलर मतलब मेच्योरिटी होगा तो कलर ऐसा 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 दिखेगा, मेच्योर होगा तो ऐसा दिखाएगा, और अगर ज्यादा मेच्योर होगा तो ये पूरा डार्क कलर दिखाएगा। और एक भी हम काम में ले सकते हैं कि विट्रिनेट रिफ्लेक्टेंस, हायर द विट्रिनेट रिफ्लेक्टेंस हायर द मेच्योरिटी, लोअर द विट्रिनेट रिफ्लेक्टेंस लोअर द मेच्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली सिंपली क्या हो गया कि द कलर ऑफ स्पोर इज द डिफाइनिंग फैक्टर फॉर द मेच्योरिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन सोर्स रॉक, ठीक है। देन कहते हैं व्हाट वुड बी द रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द ओशन इफ द वॉल्यूम ऑफ ओशन इज कंसिडर्ड टू बी 1.4 into 10⁻21 liters and the annual flux of fresh water into the ocean is 3.5 into 10⁻17 liter per year, assuming that the volume of the ocean remains unchanged, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया है, फ्लक्स दिया है, रेसिडेंस टाइम पूछा गया है, वॉल्यूम बाय फ्लक्स हो गया, तो रेसिडेंस टाइम बेसिकली क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब 1.4 इंटू 10⁻21 लीटर डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10⁻17 लीटर पर ईयर, तो ईयर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो ईयर में हमें आंसर पूछा गया है, तो ये सॉल्व करिए, आंसर आएगा 4000 ईयर्स, ठीक है। देन कहते हैं मेज द टाइप ऑफ एनालिसिस और प्रॉक्सी रिकॉर्ड इन कॉलम वाई विद द पैलियोक्लाइमेट पैरामीटर ड्रिवन फ्रॉम द आई स्कोर इन द वॉल्यूम एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस में दिया है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक पैलियो टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं डेल ओएटन के माध्यम से, ह्यूमिडिटी को हम डी एक्सेस के माध्यम से डिफाइन, डी एक्सेस मतलब ड्यूटेरियम एक्सेस, ड्यूटेरियम क्या हो गया प्रॉक्सी फॉर द ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी हम कंडक्टिविटी मतलब मर्क्यूरी कंडक्टिविटी के रिकॉर्डिंग हम उसे मतलब डिफाइन करते हैं। देन क्या हो गया जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वो डिफाइन होता है मेजर आयन कंटेंट के बेसिस में। देन सोलर एक्टिविटी डिफाइन होता है बेरिलियम 10 के बेसिस में। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन वो डिफाइन होता है CO2 NO2 के बेसिस में, ठीक है। CO2 NO2 के बेसिस में हमें एटमॉस्फेरिक जो पालियो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन उसे हम देखने को उसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वाई कलम है, कलम में जो है इसे बोला जाता है प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज मतलब हम इसको यूज करते हैं, मतलब जैसे डेल O18 को यूज करते हैं पैलियो टेम्परेचर जानने के लिए, डी एक्सेस वाला मेथड यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को जानने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये जो जैसे डेल O18 ये टेम्परेचर के लिए प्रॉक्सी हो गया और डी एक्सेस ह्यूमिडिटी के लिए हो गया, ऐसे करके ये थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। देन कह रहे हैं द कार्बन आइसोटोप फ्रैक्शनेशन फैक्टर अल्फा एट गिवन टेम्परेचर बिटवीन CO2 एंड डायमंड इज 1.0115। CO2 एंड डायमंड के बीच में CO2 एंड
डायमंड के बीच में अल्फा का वैल्यू कितना है 1.0115, ठीक है। देन डायमंड ग्राफाइट के बीच में कितना है, डायमंड एंड ग्राफाइट के बीच में कितना है 1.0029, ठीक है। पूछा गया है कि किसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आइसोटोपिक फ्रैक्शनेशन फैक्टर ऑफ कार्बन बिटवीन CO2 एंड ग्राफाइट। देन हमें पूछा गया है CO2 एंड ग्राफाइट के बीच में कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, CO2 अगर ये दोनों को हम इंटू कर देंगे डायमंड इंटू डायमंड बाय सॉरी हाँ डायमंड बाय ग्राफाइट, तो ये हमें क्या देगा CO2 और ग्राफाइट के बीच में जो आइसोटोपिक फ्रैक्शनेशन कितना है वो दिखाएगा। तो ये दोनों का सिंपली ये इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर जो आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया 1.01444, ठीक है। देन कहते हैं ए 1.0 किलोमीटर थिक एलिवेटेड लैंड मास ऑफ द डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब associated with the 8.0 किलोमीटर थिक crust below it undergo subsidence at a यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5.0 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। जो हमारा आइसोस्टेसी वाला टॉपिक है वहां से ये वाला क्वेश्चन आता है। जब आइसोस्टेसी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये थोड़ा आपको और समझ में आएगा क्या एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है और सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे दिया है। थोड़ा स्टेप वाइज देख लीजिए किसके वीडियो को पॉज करके कि कैसे निकाला गया है। और जब हम आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो सारे चीजें वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Among the following values of hypsometric integral, which one denote the minimum erosion of a drainage basin area down to the base level, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन जो डाटाबेस क्वेश्चन है, जो मिनिमम इरोजन को दिखाता है, जो hypsometric इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा 0.92, ठीक है। देन कहते हैं मेज द जियोमॉर्फिक फीचर ऑफ द डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको इसलिए याद रखना है कि कौन कौन से प्रोसेस, लाइक एओलियन में कौन कौन से लैंडफॉल देखने को मिलता है, ग्लेशियर में कौन कौन से लैंडफॉल देखने को लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है। लाइक एस्टाविल किसका हो गया, एस्टाविल एक कास्टिक लैंडफॉर्म है, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म है, ठीक है। देन केटेल जो हो गया वो हमें ग्लेशियल डिपॉजिट में देखने को मिलते हैं। ग्लूफ हो गया कोस्टल लैंडफॉर्म है, इरोजन की वजह से देखने को मिलता है। ये जो थोड़ा सब मतलब जो फीचर है, इसको आपको क्या करना है कि गूगल में सर्च कीजिए एस्टाविल, उसका स्ट्रक्चर कैसे देखिए, कैटल होल कैसे देखिए, ग्लूब कैसे दिखता है वो देखिए, वो थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि डायग्राम से भी इमेज से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ये वाला स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे सांदूर हो गया वो ग्लासियोफ्लूवियल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्लासियोफ्लूवियल डिपोजिशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देन कहते हैं मोस्ट हाइड्रोग्राफ टेंड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड। ये सही मतलब सही स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोग्राफ जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन इवेंट फ्लो टेंड टू इंक्रीज रैपिडली अबव द बेस फ्लो एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ रन ऑफ बिकम concentrated on the valley floor, and once the rain stops it takes considerable time for the flow to return to base flow condition, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत द स्टेटमेंट चाहिए, कैसे चाहिए वो देखिए थोड़ा। ये जैसे एक हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ बेसिकली किस किस के बीच में रिलेशन होता है, टाइम एंड रेनफॉल के बीच में। मतलब टाइम के हिसाब से रेनफॉल कितना होता है, रेनफॉल मतलब वो कितना ज्यादा रेनफॉल होता है उसके बीच में जो रिलेशन वो हाइड्रोग्राफ दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पीक होता है, जो पीक रन ऑफ होता है, पीक जो मतलब रेनफॉल होता है वो थोड़ा मीन रेनफॉल से लेफ्ट के साइड होता है, ठीक है। तो ये दर्शाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस को, ठीक है। मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस ऑफ हाइड्रोग्राफ। स्क्यूनेस का पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है, जो मोड होता है वो मीन से लेफ्ट की तरफ होता है, और जो नेगेटिव स्क्यूअर्ड क्या होता है, जो मोड होता है वो मीन के राइट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है।
न्यूट्रल में क्या होता है कि जो मीन होता है वो मोड होता है, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ये सडन राइज हो रहा है, ठीक है। जो रन ऑफ होता है वो सडन राइज होता है, वो धीरे धीरे फॉल होता है। तो जो मैक्सिमम जो रन ऑफ देखने को मिलता है वो एवरेज रन ऑफ से नीचे लेफ्ट की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड हो गया। देन कहता है ड्यूरिंग द रेन इवेंट फ्लो टेंड्स टू इंक्रीजिंग सेम टू सेम। अगर जब रेनफॉल का जो पैटर्न मोर और लेस ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। देन कहते हैं एक सेकेंड, ये खत्म हो गया शायद, हाँ। तो इस वीडियो में इतना ही। लगभग 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में 20 से 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन ऐसे करके हम पार्ट सी भी खत्म कर लेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।